अब देखिए सेल थ्योरी। इन 1838 1838 में जैकब मैथेस स्लाइडेन एक जर्मन बोटनिस्ट थे। फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। इन्होंने सबसे पहले 1838 में जैकब मैथिस स्लाइडेन, या कह सकते हैं जे स्लाइडेन, SCHLEIDEN स्लाइडेन ने 1838 में कहा कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। ये इनके द्वारा पहला सेल थ्योरी दिया गया 1838 में। उसके एक साल के बाद 1839 में, ए ईयर लेटर इन 1839, थियोडर स्वान, अब थियोडर स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट, ये भी जर्मनी के ही थे, जर्मन, लेकिन ये जूलॉजिस्ट है, बोटनिस्ट और ये जूलॉजिस्ट, इंडिपेंडेंटली, अकेले स्वतंत्र रूप से इन्होंने कहा, asserted that all animals and plants are made up of cells। और इन्होंने कहा क्या कि जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स, जो कि जे स्लाइडेन ने कहा, ये दोनों का दोनों सेल का बना हुआ है। प्लांट्स भी सेल का बना हुआ है और एनिमल भी किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। क्लियर? दिस ज्वाइंट फाइंडिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सेल थ्योरी। और इन दोनों को मिला करके बनाया गया सेल थ्योरी। और कहा जाता है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया सेल थ्योरी। ठीक है। द सेल थ्योरी वाज रिफाइंड फर्दर इन 1855, और 1855 में जाकर के रिफाइन किया गया अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा, रूडोल्फ विर्चॉ, जिसका नाम था रूडोल्फ विर्चॉ। उन्होंने कहा किया, प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक लाइन इसमें और जोड़ दिया कि जितने भी सेल्स हैं वो पूर्ववत के सेल से बनते हैं, माने पिछले वाले ही सेल्स को नए नए सेल्स बनाते हैं। ये नहीं कि नया जो सेल्स है वो कहीं और से बन करके आ रहा है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहा गया किसके द्वारा, रूडोल्फ विर्चॉ के द्वारा। हिज एक्चुअल एफोरिज्म वाज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। वो जर्मन थे, तो जर्मन में वो बोले ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग हो गया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसके द्वारा, विर्चॉ के द्वारा यह सेल थ्योरी में ऐड किया गया। लेकिन एग्जाम में आएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो हम लोग कहते हैं क्या, स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी, अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट सेक्रेशंस। नंबर 1, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और सेल प्रोडक्ट के सेक्रेशंस के द्वारा। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल्स में ही होते हैं। द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, कोई भी सेल खुद से नहीं बन सकता है, बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। वो पहले के सेल्स के डिवीजन के द्वारा ही नया सेल्स बनता है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही लाइफ शुरू करता है। वायरसेज आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, और सिर्फ एक वायरस ही सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। अब कैसे, वो आगे हम लोग देखेंगे। वायरसेज आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वो सारे में सेल थ्योरी फॉलो होता है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स, हम लोग देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेल्स की स्टडी में मदद करते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल, सेल्स बहुत छोटा है, टू स्मॉल मतलब बहुत छोटा है, टू बी सीन विथ नेक्ड आइज, कि नेक्ड आइज से देखना लगभग असंभव है।
बहुत मुश्किल है। सेल्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। सेल्स की स्टडी हम लोग किसकी मदद से करते हैं? माइक्रोस्कोप्स की मदद से। माइक्रोस्कोप्स आर हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी मिनट ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको फाइन डिटेल्स उसको पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए जरूरी होता है। जैसे कि आप घड़ी साज के पास जाइएगा, जो घड़ी बनाता है तो उसको देखिएगा कि एक लेंस ले करके और वो देखता है, या हाथ देखने वाले को देखिएगा एक लेंस देख करके देता है। उसी तरह से बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसकी मदद से सेल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। टू कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स दो प्रकार के होते हैं कॉमनली। एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यह माइक्रोस्कोप आप लोग देखे भी होंगे जांच घर में, ब्लड जांच घर में देखे होंगे या अपने स्कूल के लैब में देखे होंगे। दिस सिंपल स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप विच इज ऑफन यूज्ड इन स्कूल्स इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हमारा स्कूल में रहता है, और इस लाइट माइक्रोस्कोप को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इन दीज माइक्रोस्कोप मेनी लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर। बहुत सारे लेंस को कंबाइंड करके ये माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। एंड देयर मैग्निफिकेशन पावर रेंज फ्रॉम 300 टू 1500 टाइम्स। और इसका मैग्निफिकेशन रेंज जो है वो करीब करीब 300 से लेकर 1500 गुना तक का होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को वो 300 से लेकर 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। दीज माइक्रोस्कोप यूज लाइट। ये माइक्रोस्कोप लाइट का यूज करता है, जनरली सनलाइट, टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को प्रकाशित करने के लिए। सो दीज कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप्स। इसीलिए इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेकंड देखिए, सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है वह है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो यहाँ मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा माइक्रोस्कोप है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट है दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर मैग्निफिकेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है मैग्निफिकेशन के लिए, एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर इल्यूमिनेशन, और इलेक्ट्रॉन्स का इल्यूमिनेशन के लिए, प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है। दिस रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप्ड बाय, यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका डेवलप किया, खोज किए हैं कौन? नॉल एंड रुस्का ने। नॉल एंड रुस्का ऑफ जर्मनी, जर्मनी के थे। इन 1932 1932 में इन्होंने खोज किया, एंड इट वाज पुट टू यूज इन 1940, और 1940 में इसका उपयोग करने के लिए लोगों के सामने इसको रखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप तो जान ही गए कि नॉल एंड रुस्का ने इन 1932। इट यूजेज वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हेल्प इन ऑब्जर्विंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल के अंदर में भी बहुत सारे सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। उस स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हम लोग इस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं। यह इतना छोटा होता है, यानी 300 से 1500 गुना बड़ा करने के बावजूद भी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स।
all living organisms present on the earth can be classified into following two types. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उसे दो भाग में बांट दिया गया है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स दैट डोंट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. वैसा सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो कि किसी भी तरह का सेल अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कंटेन नहीं किया रहता है, उसे कहते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. दैट इज वायरसेज. वो कौन है? वायरसेज. वायरसेज लैक एनी मेम्ब्रेन. वायरस में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है. हेंस डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर ए लिविंग बॉडी. इसलिए इसमें कोई जीवन भी नहीं देखा जाता है जब तक कि किसी लिविंग बॉडी में ये प्रवेश न कर जाए. यानी कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बॉडी के यदि बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और जब बॉडी में प्रवेश करता है, किसी में भी प्रवेश करता है तो वो लिविंग हो जाता है. जैसे कि अभी एग्जाम्पल है कोरोना वायरस. कोरोना वायरस दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल to use its cells machinery to reproduce. और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, और बाकी सब है सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. एक वायरस ही है जो कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, जो कि बाहर जब रहता है तो नॉन लिविंग, और किसी बॉडी में घुस गया तो लिविंग. इतना खतरनाक है ये. सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स दैट कंटेन्स आइदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज. सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स या तो एक सेल का बना रहेगा या बहुत सारे सेल्स के बने रहेंगे. दैट इज बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज एग्जांपल बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसलिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स. सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को स्टडी की सुविधा के आसानी से हो, पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स. और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कौन है? हमारा वायरस. और सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को दो भाग में बांटे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स अब देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स क्या होता है. These organisms have primitive and incomplete cells. ये organisms जो है वो primitive है, शुरू के हैं, और incomplete cells है. Thus they contain prokaryotic cells in their body structure. इसलिए इसमें prokaryotic cells होते हैं इसके body structure में. Prokaryotic cells have all the three basic structures of a typical cell but lack nuclear membranes. Prokaryotic cells में ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स होते ही हैं, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है तो क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. अराउंड देयर जेनेटिक सबस्टांस डीएनए. जो जेनेटिक सबस्टांस होता है किसी भी सेल के अंदर में, जो जेनेटिक सबस्टांस होता है डीएनए, उस डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. Nuclear material of prokaryotic cell consists of a single chromosome which is in direct contact with cytoplasm. और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो कंसिस्ट होता है एक सिंगल क्रोमोजोम का, विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं. Here the undefined nuclear region of the cytoplasm is called nucleoid. और यहाँ जो आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है साइटोप्लाज्म में, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड. यहाँ जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर में बीच में क्या होते हैं? ये जो होता है न्यूक्लियोइड होता है यहाँ पर, और इस न्यूक्लियोइड के चारों तरफ पतला सा झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता. यहाँ पर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप अंडा खाते हैं ना, एग,
और एग में व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है और बीच में येलो वाला जो पोर्शन होता है, और इस व्हाइट और येलो पोर्शन के बीच में कोई झिल्ली तो रहती नहीं है। तो समझ लीजिए कि ठीक उसी तरह से ये जो येलो वाला पोर्शन है, जस्ट उसी तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है और इसे हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। यहीं पर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है और उसके भी चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है। दैट इज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इन ए प्रोकैरियोटिक सेल अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो एब्सेंट। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, याद रखेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि मेम्ब्रेन से बॉन्ड रहते हैं, लेकिन वो नहीं रहते हैं। तो जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट रहते हैं। राइबोसोम्स हाउएवर आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन, राइबोसोम्स, जो कि पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। एकमात्र मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बाकी कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। The prokaryotes include archaebacteria, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है, एक याद रखेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग पहले कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन है, कौन, राइबोसोम्स, जो कि पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोइड होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम का टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरियम जो है ना, वो बैक्टीरिया का सिंगुलर वर्ड है। बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड हो गया, ठीक है ना, और बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड हुआ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ड्रॉ किया हुआ पिक्चर बैक्टीरिया का। ये देखिए, सबसे बाहर कैप्सूल होता है, उसके अंदर सेल वॉल रहेंगे, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहेंगे, अंदर में क्रोमोजोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन्स, बहुत सारे इंक्लूजन्स रहेंगे, प्लाज्मिड, पाइलस, फ्लैजला, पतले पतले झिल्ली, ये बाल की तरह रहते हैं, जिसे कि फ्लैजला कहते हैं, ये पाइलस कहते हैं इसे। ये पतले पतले जो झिल्ली है ना, इसे पाइलस कहते हैं, और ये लंबा सा जो देख रहे हैं ना, इसे फ्लैजला कहते हैं। यूकैरियोट्स, अब देखते हैं यूकैरियोट्स। दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल, यही हमारा एडवांस्ड और कंप्लीट सेल है। प्रोकैरियोट्स का जो सेल है वो कंप्लीट सेल नहीं है, वो इनकम्प्लीट सेल है। यूकैरियोट्स कंप्लीट सेल है, एडवांस्ड सेल है, और हमारे बॉडी में यूकैरियोट्स ही हम लोग हैं। These cells contain membrane bond nuclei, ये सेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं। इस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई रहते हैं। एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, और जितने भी तरह का सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे तरह के सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। Such cells are found in unicellular and multicellular plants, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। एक कोशिकीय प्लांट्स और एनिमल्स और मल्टीसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। एंड कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कंटेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। और यूकैरियोट्स में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रहा हूँ, जो कि ये देखिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है चारों तरफ, फिर इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहेगा। राइबोसोम्स, इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी रहेंगे। न्यूक्लियस है, यहाँ देखिए न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यही प्रोकैरियोटिक सेल में जब रहता है तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के चारों तरफ। गोल्गी अपरेटस रहते हैं सेल में ही, गोल्गी अपरेटस भी है। साइटोप्लाज्म, और इसके सेल के अंदर में गाढ़ा लिक्विड रहता है जिसमें सब चीज सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, उस गाढ़े लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी के सेल के अंदर में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी रहते हैं, और जो कि हमारे को प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया यूकैरियोटिक सेल का। हम डिफरेंसेस देखने जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। साइज ऑफ ए सेल इज जनरली स्मॉल 1 से 10 मिलीमीटर, इसका जो साइज है वो 1 से 10 मिलीमीटर रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो जनरली लार्ज होता है, 5 से 100 मिलीमीटर, या 5 से 100 मिलीमीटर का होता है, या 1 से 10 मिलीमीटर या 5 से 100 मिलीमीटर। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ जो न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं या न्यूक्लियोइड जो होते हैं वो नॉट सराउंडेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं रहते हैं, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो के द्वारा न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड रहते हैं। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम, ये कंटेन करता है कैसा, सिंगल क्रोमोजोम, और इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोजोम, यहाँ एक से ज्यादा क्रोमोजोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, यहाँ न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोलस नहीं होता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बर्डिंग, नो माइटोसिस, या फ्यूजन या बर्डिंग के द्वारा इसमें सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस नहीं होता है। यहाँ जो सेल डिवीजन होता है ऑकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, और यहाँ जो सेल डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल में वो माइटोटिक या मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है, जो कि आगे हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच में डिफरेंसेज। न्यूक्लियस इट इज ए लार्जर इन साइज, यह बड़ा होता है। इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। इट हैज ए कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप से कवर्ड रहता है, और एक कवरिंग मटेरियल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ये कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है न्यूक्लियोइड में। इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है। न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में, और न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन इट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन इट, न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 2 और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स, और इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। इसका डीएनए जो होता है सिर्फ एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, और इसमें क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, इसके डीएनए कंटेंट के रहते हैं। इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटिन, और यूकैरियोट्स में जो डीएनए होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं जो कि क्रोमेटिन बनाते हैं। और इन प्रोकैरियोट्स इन इट हिस्टोन्स आर एब्सेंट, यहाँ हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेक्ड, और इसका जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है प्रोकैरियोट का, जिसको कि कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी ये डिफरेंस है न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का।